हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और यहाँ तक कि वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो अध्याय 3 है वो तो हर परीक्षा में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आज हम चूंकि हमने इसको पहले से डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फ्री ऑनलाइन कोचिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। लेकिन आज हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनका सॉल्यूशन यही आपके सामने करेंगे और एक लंबी सीरीज चलेगी। और इसका ये पार्ट फर्स्ट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सन 2023 के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आपकी प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा के रखे हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके 2 या 3 वीडियो लेक्चर में आ जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कोई भी सही विकल्प है तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो कोई भी इनमें से एक सही होगा, तो वो क्यों सही होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद पूरा देख सकते हैं आप, पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रश्न बैंक से ही उठा के लगाए हुए हैं। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। जब अध्याय 3 का आप रिवीजन करोगे तो सारे क्वेश्चन को तो एक साथ में याद नहीं रख सकते, ये तो फैक्ट है। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के भी हम जाएंगे तो होगा क्या कि हम उतने एक बार में याद नहीं रख पाएंगे। तो कम से कम इतने क्वेश्चन तो करें अध्याय 3 के अंतर्गत जिन पर हमारा फोकस तगड़ा हो, और अगर इनमें से आते हैं तो हम फटाफट से कर पाए। और इन्हीं में से आते भी हैं क्वेश्चन। जो क्लास 10th एमपी बोर्ड की यदि बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, वही आते हैं बार बार, ठीक है। और काफी सरल पेपर आता है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको। अध्याय 3 का जो निचोड़ है, मैं आपको यहाँ पे ये तालिका भी बताऊंगा और ये तालिका कैसे आती है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो शुरू में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा ताकि अध्याय 3 के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप हल कर पाओ। और फिर आपको ये जो तालिका है मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से है। और यही तालिका आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर तो दिलवाएगी ऑब्जेक्ट में, साथ ही साथ बड़े बड़े प्रश्नों को भी हल करने में ये सहायता करेगी। तो ये तालिका काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये अध्याय 3 का जो है पूरा निचोड़ है, जो एक तालिका के अंतर्गत मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम अध्याय 3 को शुरुआत करते हैं और इसका बेसिक थोड़ा सा समझेंगे 5-10 मिनट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक क्या है उसको समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर शुरू होता है कोई एक समीकरण से। जैसे यहाँ पे कोई समीकरण जैसे आपने देखा होगा, 7x + 2y + 5 बराबर में रहता है 0। इस तरीके से जब भी कोई भी समीकरण है और उसके बराबर में यदि 0 है, उसके बराबर में क्या है, उसके बराबर में यदि 0 है तो वो समीकरण अपनी मानक अवस्था में है। तो इसे हम कहते हैं कि वो समीकरण का मानक रूप है। पहली बात आपको यही याद रखनी कि ये समीकरण का क्या है, मानक रूप है। जैसे कोई भी है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6x + 3y + 9 बराबर 0। तो ये भी क्या है, एक समीकरण का मानक रूप है। कैसे पता चला आपको कि ये मानक रूप है, बताओ। क्योंकि इसके बराबर में क्या है, 0 है। तो ये भी समीकरण का क्या है, एक मानक रूप है। बहुत ही छोटी छोटी सी ट्रिक्स से आपको अध्याय 3 सरल लगने लगेगा। तो ये क्या है, मानक रूप है। तो ऐसे तो बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं। तो सभी समीकरणों को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे एक चीज बनाते हैं, वो सभी समीकरणों पर लागू होगी। कि अगर ऐसे लिखा हो कि ax + by + c बराबर 0, तो ये सिंगल समीकरण जो भी दिया होता है उसका एक मानक रूप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि x तो होगा, x के साथ में कोई संख्या लिखी होगी। तो a b c किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संख्या को। जैसे इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि x तो लिखा है लेकिन a की जगह पर कितना है, 7 है। b की जगह पर कोई संख्या है तो यहाँ पे 2। c कोई अचर पद होगा तो c मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो स्थिर है, अचर है, जो चलेगा नहीं, जिसका मान नहीं बदलेगा। तो c यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 5। समझ में आया कि नहीं। कांस्टेंट मतलब अचर, अचर कितना है, 5। ठीक है। तो इतने सारी ढेर सारे समीकरण हो सकते हैं, तो सभी को मिला के एक नया समीकरण बना दिया कि ax मतलब कोई संख्या होगी, उसके साथ में x होगा,
कोई दूसरी संख्या होगी, उसके साथ में y होगा, फिर कोई तीसरी संख्या अकेली होगी, कोई तीसरी संख्या अकेली होगी, फिर बराबर में 0 होगा, तो वो सिंगल समीकरण का मानक रूप है। तो कोई आपसे पूछे कि किसी समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो आपको ये वाला बताना है, क्योंकि ऐसे तो ढेर सारे समीकरण हो सकते हैं, तो सभी को मिला के इन सब की भी बात हो जाएगी इसी में। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो आप अपने रजिस्टर में अभी नोट कर लो, ये क्या है, मानक रूप है, मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसके बाद कभी कभी समीकरण इस तरीके से भी दिए रहते हैं, यहां देखो ध्यान से कि 7x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, और उसी में एक और समीकरण दिया है 9x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। इस तरीके से दिया हो तो ये दो समीकरण हमें दिए रहते हैं, तो ये भी अपनी अपनी मानक अवस्था में, ये भी अपनी अपनी कैसी है, मानक अवस्था में है। और किसी सवाल में ये समीकरण हमें दिए रहते हैं और हमसे बोला जाता है कि बताओ कि इसका अद्वितीय हल है, या कोई भी हल नहीं है, या अनंतः अनेक हल है, तो इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इन समीकरणों इस तरीके से दिए रहते हैं, तो इनको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो ढेर सारे समीकरण हो सकते हैं। तो इसको उसी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक बनेगा समीकरण 1। और दूसरा हो जाता है, अब a1 की जगह पे a2 लिख देंगे, a2x प्लस यहाँ पे लिख देंगे b2y प्लस c1 की जगह पर c2 आ जाएगा बराबर 0। ये बन जाता है समीकरण 2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को, ये मानक रूप है, इसका ये विस्तृत रूप है जिसमें दो समीकरण होते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जैसे ये है मानक रूप। अब यदि आपसे पूछे यहाँ पे कि इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे तो a1 a2 b1 b2 के मान क्या आएंगे, तो आप बता सकते हो कि जैसे पहला समीकरण आप देखो, ये पहला समीकरण ये है, तो x की जगह पर तो x लिखा है, तो a1 का मान कितना हो गया, 7। तो आप लिख सकते हो कि a1 यहाँ पे 7 है। फिर पहले की तुलना पहले से ही करना, y की जगह पर y लिखा है तो b1 का मान कितना है, 2 है, तो आप लिख सकते हो कि सर b1 कितना है, 2 है। बहुत ही सिंपल है ना। फिर पहले समीकरण से तुलना करना, c1 का मान पूरा कांस्टेंट कितना है, +6, तो प्लस है तो c1 बराबर 6 ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम a1 b1 और c1 फाइंड कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। अब आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ a2 b2 कितना होगा, तो देखो ये दूसरा समीकरण है, तो a2 का मान कितना होगा, दूसरे की दूसरे से तुलना करो तो x यहाँ पे है, तो a2 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई, बताओ। फिर यहाँ पे बताओ b2 कितना है, b2 बताओ कितना होगा, तो y की जगह पर y है, b2 का मान कितना हो जाएगा, 3। बहुत ही सिंपल है। चलिए c2 कितना हो जाएगा, बताओ, c2 हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हमने a1 जाना, a1 b1 c1 कैसे निकाला जाता है और a2 b2 c2 कैसे निकाला जाता है, तो ये तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट ही बता सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम डायरेक्ट बिल्कुल बता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो कैसे बता सकते हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना, ये a1 ये b1 ये c1 डायरेक्ट, टेंशन ही नहीं। ये a2 ये b2 ये c2, बताओ आया समझ में कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूं, आप खुद बता दोगे, देखना ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 13x प्लस, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस 2y और प्लस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण में आपसे कोई पूछे कि बताओ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान बताओ, तो बहुत ही सिंपल है, ये a1 ये b1 ये c1, a1 b1 c1, और ये a2 ये b2 चिन्ह के साथ, यदि माइनस है तो चिन्ह के साथ लेना है, b2 और ये c2, ये हो जाएगा a2 ये b2 और ये c। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं, इस पार्ट को हम रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब मैं आपको इसका जो है और शॉर्ट रूप बताना चाहूंगा, मतलब कि इसको हम कैसे निकालेंगे, उस सारणी को कैसे याद रख पाएंगे, क्या होता है सारणी का मतलब, जो कि हमने पहले शुरू में बनाई हुई है उसको भी यहाँ पे अच्छे से देख। चलिए ठीक है, अभी ये इसको नोट तो करना नहीं है इसलिए साइड में लगा दिया। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, सारणी का ही रूप है। यहाँ पे मैं एक समीकरण लिखता हूँ, वो समीकरण है 8x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिखता हूँ 16x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। अब मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें a1 a2 a1 b1 c1 कितने हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। a1 का मान बताओ, b1 का मान बताओ और c1 का मान बताओ। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं a2 का मान बताओ, b2 का मान बताओ और c2 का, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। चलिए बताइए कैसे बताओगे आप मान। बिल्कुल सिंपल है, ये a1 का मान है कितना है 8, ये b1 का मान है कितना है 3 और ये c1 का मान है कितना है 5। समझ में आता है कि नहीं। अब a2 का मान बताओ 16 है, b2 का मान कितना है 6 और c2 का मान कितना है 9। बिल्कुल सरल है ना ये बताना। चलिए अब इसमें मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर इन सब का अनुपात कर दिया जाए, इनका अनुपात कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो अब इसको अब देखना नहीं है, यहाँ देखो। अगर इनका अनुपात कर दिया जाए मतलब a1/a2 कर दिया जाए, b1/b2 कर दिया जाए और c1/c2 कर दिया जाए, तो हमें इस समीकरण का क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 करते हैं यदि, तो कितना उत्तर आएगा आप खुद देख लीजिए। 8/16 होगा क्योंकि a1 का मान है 8, a2 का मान कितना है 16। कैंसिल करोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितना आएगा 1/2। अगर हम b1/b2 करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझते जाना। तो आएगा 3/6 और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना आएगा 1/2। अब हम यदि c1/c2 कर लेते हैं तो कितना आएगा 5/9। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 1/2 देखो एक सा है, लेकिन सी यहाँ पे एक सा नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है, देखो है कि नहीं। लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है इनके, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। इस केस में यदि आपको ये प्राप्त हो जाए तो आप यहाँ पे लिखोगे कोई भी हल नहीं है, इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, लिखोगे कोई हल नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, मान लो बाई चांस कि इसका उल्टा हो जाता, जैसे यहाँ पे ये चीज तो है। अब इसके बाद यदि हम मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, आपको जो समीकरण दिए गए हों वो कुछ इस तरीके से, देखना ध्यान से, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। समीकरण इस तरीके से दिए गए हों जैसे 7x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा दिया गया हो आपको 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इस तरीके से है। तो अगर आप इसमें a1 b1 और c2 निकालोगे तो क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ a1 बताओ कितना है, a2 बताओ कितना है, और सॉरी यहाँ पे a1 आना चाहिए, b1, a1 b1 और c1। यहाँ पे क्या होगा a2 b2 और c2। अब इनकी मान बताना है, तो बताओ कितने होंगे। बहुत ही सिंपल है, a1 का मान हो जाएगा 7, b1 का 4, c1 का 3। बहुत सरल है ना। b2 को बताओ 3, वेरी गुड। b2 का कितना होगा 2, शाबाश। और c2 का कितना होगा -4। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ जाता है आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन अगर हम इनका अनुपात निकालें तो हमें एक चीज पता चल रही है, क्या क्या पता चल रही है कि a1/a2
अगर हम a1/a2 निकाले तो कितना आएगा? 7/3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। b1/b2 निकालें तो कितना आएगा? b1/b2 अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 4/2। क्या दोनों आपस में बराबर हैं? क्या कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं ना, बराबर है। तो c1/c2 भी बराबर नहीं है। तो जब यहीं पे बराबर नहीं है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो आपको ऐसे केस में लिखना है निकाय का अद्वितीय हल होगा। मतलब एक ही हल होगा, दूसरा नहीं हो सकता। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, अद्वितीय हल। इसको या फिर हम लिख सकते हैं एक ही हल होगा, एक हल होगा, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जब ग्राफ खींचोगे आप तो कैसा आएगा? इसका ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ग्राफ खींचोगे, ये एक्स वाई अक्ष खींच लिया आपने, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। और जब इसका ग्राफ खींचोगे तो इसमें देखो हर समीकरण की एक अलग रेखा होती है। मान लो इस समीकरण की रेखा हमने खींची तो वो इस तरीके से आई है, तो दूसरे समीकरण की रेखा जरूर इसको कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। हो सकता है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दे, हो सकता है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दे, तो कहीं ना कहीं इसको प्रतिच्छेद जरूर करेगी। हो सकता है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दे, क्योंकि अद्वितीय हल मतलब प्रतिच्छेद करेगी। कोई हल नहीं है तो इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं है तो इसका बता देता हूँ ग्राफ क्या होगा। अगर कोई हल नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींची, अगर कोई हल नहीं है, समझो ध्यान से, अगर कोई हल नहीं है तो कैसे होगा? इसमें ऐसे होगा, एक रेखा यहाँ से जाएगी, दूसरी रेखा जस्ट उसके समांतर जाएगी, इस तरीके से उसके समांतर ही रहेगी। पहले समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण की रेखा इस तरीके से समांतर रहेगी। जब एक्स वाई के मान रखते जाएंगे तो वो बिंदु इस तरीके से मिलते जाएंगे। तो याद रखो, कोई भी हल नहीं है तो ये वाली केस लगेगा और ग्राफ ऐसा बनेगा। कोई भी हल नहीं है, इस तरीके से रहेगा। सबसे आखिरी वाला फाटक बंद रहेगा, दो खुले रहेंगे, एक खुला रहेगा एक बंद। अगर पहला ही फाटक बंद हो जाता है, a1/a2 फाटक बंद, b1/b2, तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, केवल एक ही हल है। इस तरीके से समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद अब इसके बाद ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक तीसरा केस भी बनेगा। तीसरा केस क्या बनेगा उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी देखो ध्यान से, तीसरा केस क्या बनने वाला है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तीसरा केस क्या बनेगा, ठीक है? तीसरा केस क्या होगा वो देख लो यहाँ पे। अगर इस तरीके से हो कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तीनों बराबर, एक भी चिन्ह बराबर नहीं का ना हो, तो इसमें लिखना है अनंत अनेक हल होते, अनंत अनेक हल होते, या फिर बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये भी हो सकता है, अपरिमित रूप से कैसे होंगे? अनेक हल, ढेर सारे हल होंगे। तो ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अब इस चीज को एक बार में तो कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए मैंने एक तालिका बनाई हुई है, तो ये तालिका आप लोग याद रखेंगे और ये तालिका आप बना लीजिए। देखो इसमें सब चीजें मैंने मेंशन करी हुई है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो मानक रूप बताया गया है कि होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और दिए गए समीकरण निकाय के लिए अगर दो समीकरण है तो उनका मानक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। चलो अब इसको सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लिया? कर लिया? ओके, आगे बढ़ते। अब देखो इसमें स्थिति दी गई है कि सबसे पहला ही फाटक बंद है, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो केवल एक हल होगा। और ऐसी स्थिति में जो ग्राफ की रेखाएं हैं वो एक दूसरे को देखो प्रतिच्छेद कर रही है ना, एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही। देखो एक रेखा ऐसे निकली, दूसरी रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर दी है। आया समझ में कि नहीं? दूसरा देखो, तीनों फाटक यदि खुले हुए हैं तो अनेक हल होते हैं, अनंत अनेक हल, मतलब सब कुछ रास्ता खुला हुआ, अनंत तक जा सकते हो, ऐसी ट्रिक बना लो। तो अनंत अनेक हल होते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी।
कोण कैसा, यहाँ पे निकाय कैसा रहेगा, संगत। यहाँ पे संगत, जिसमें जिसमें इस तरीके से देखो, जिसमें रेखाएं संपाती हो या प्रतिच्छेद करे संगत, और जिसमें रेखाएं समांतर हो इसका मतलब वो कैसा होगा, असंगत। थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखो ये क्या है, संगत है, ये भी क्या है, संगत है, लेकिन ऐसा ये क्या है, असंगत है। ऐसा क्यों होता है? जहां रेखाएं कांटेक्ट में रहती हैं, टच भी कर रही है, कांटेक्ट में है, वहां पे क्या है, संगत। यहाँ पे देखो रेखाएं एक दूसरे को टच की हुई, भले ही किसी एक पॉइंट पे टच की है लेकिन टच तो की है ना। यहाँ पे देखो रेखाएं, एक रेखा है, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा बनी हुई जो दिख नहीं रही, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक रेखा है तो पूरा टच किए हुए हैं। टच मतलब संगत। और टच नहीं किया है, देखो एक अलग निकल रही है दूसरी अलग निकल रही है, एक दूसरे को टच भी नहीं की, तो वो हो गया असंगत। संगत मतलब क्या होता है, मित्रता। तो आपस में ये देखो टच में है, मित्रता है तो संगत है। ये आपस में एक के ऊपर एक है तो संगत है, मित्रता है, यहाँ पे मित्रता नहीं है। ये ऐसा समझो आप। ये तालिका आपको क्या करनी है, अच्छे से समझ लेनी है। तो हो गया एक अच्छे से। अब देखो हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमसे प्रश्न बैंक में पूछा गया है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सवाल पढ़ लो अच्छे से। सवाल क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ो। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण यहाँ पे पहचानना है। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिस पर एक की घात होती है। जैसे कि यहाँ पे समझो, जैसे लिखा है 6x + 2y = 4। तो देखो चर के ऊपर घात देखनी होती है, यहाँ भी एक की है, यहाँ भी एक, तो ये रैखिक समीकरण है। लेकिन इस तरीके से लिखा होता तो ये रैखिक नहीं है, क्योंकि इस पर कितने की घात है, 2 की घात। तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें देखो 5x + 6y एक एक की घात है कि नहीं। यहाँ पे देखो इस पे 2 की घात है, इस पे 2 की घात है, इस पे भी 2 की घात है, तो सारे 2 ही घात है, केवल एक ही क्या है यहाँ पे। तो इस पे टिक लगा लेना, ठीक है। ओके क्लियर। पहला तो बन जाएगा ना, बहुत ही सिंपल था ना पहला। चलो ठीक है, तो बन जाएगा, तो इसका टिक लगा लेना। इसका जो सही जवाब है वो ये है। आगे बढ़े, ठीक। बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएंगे अब तो। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब इस सवाल का जवाब तो आप ही दोगे। अगर ये शर्त है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण योग ये दोनों मानक रूप लिखे हुए हैं का कौन सा हल होगा। पहला ऑप्शन कहता है एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा ऑप्शन कहता है अनंतः अनेक हल होंगे, तीसरा ऑप्शन कहता है कोई हल नहीं होगा, चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही आंसर, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल की ही ये शर्त होती है। आप टेबल में देख सकते हो, यही वाला टेबल है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये देखो। इस टेबल में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 अद्वितीय हल होता है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, संगत बनेगा, और प्रतिच्छेद ग्राफ भी बता दिया। सब चीजें तो है इस टेबल में, है ना, तो आराम से समझ में आ जाए। तीसरा देखते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण योग a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का कौन सा होगा। तो ये देखो आखिरी वाला फाटक बंद है, मतलब कोई भी हल नहीं। आखिरी वाला फाटक मतलब कोई भी हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। देखो अद्वितीय तो हो नहीं सकता, अद्वितीय के लिए शर्त क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अभी अभी पढ़ा है, तो ये वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण है वही क्वेश्चन है, सीधा सा है, अनंतः अनेक हल, क्योंकि इसमें तीनों फाटक खुले हुए हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो क्या होगा, अनंतः अनेक। वो सारणी से ही पूरा पूछा गया है, इसलिए सारणी कितनी इंपॉर्टेंट है अब आपको पता चल गया होगा। अध्याय 3 से निश्चित ही ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में, तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड, कोई भी हो। देखो रैखिक समीकरण योग में a1x + b1y = 0, a2x + b2y + c = 0 का अद्वितीय हल होने की शर्त है। देखो यहाँ पे पॉइंट करो आप, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल किसमें होता है, इसमें होता है ना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो अद्वितीय हल हो जाएगा। कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का कोई भी हल ना होने की शर्त। कोई भी हल ना किसमें होता है, इसमें होता है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये कोई भी हल ना होने की शर्त है। ये वाला तो अनंत है, अनेक हल है, ये अद्वितीय हल है, तो ये वाला हो जाएगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म एवं की अनंतः अनेक हल होने की शर्त है, बस ये वाला पॉइंट पढ़ो। अनंतः अनेक हल होने की शर्त कौन सी है? अनंत अनेक, ये देखो, ये अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंतः अनेक हल इसी में होते हैं। ठीक है, चलिए तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनके सही विकल्प या खाली स्थान की। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे 24वें नंबर की आई थिंक, यस। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, इसको थोड़ा रिवर्स करके देख लेते हैं। ये है प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न एक हमने कर लिया है, अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे एक एक करके। तो देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 5 है, और यदि x बराबर 1 है तो y बराबर कितना होगा? देखो अब इसको हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 5 है, और x बराबर 1 दिया गया, तो x की जगह पर कितना रख लो? 1, तो y का मान अपने आप ही मिल जाएगा ना। तो इसको आगे बढ़ाओ, 2 लिखा है तो 2, x की जगह पर कितना रख लो? 1 रख लो, प्लस 3y बराबर कितना कर लो? 5। 2 एकम 2 प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा? 5। वेरी गुड। 2 का इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो ये इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का माना जाएगा। प्लस की संख्या को इस तरफ लेके आओ तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो जैसे मान लो यहाँ से उठाया, अब यहाँ लेकर आ गए, तो अब ये प्लस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको प्लस को हटा देंगे, अब क्या आ जाएगा इसकी जगह पर? माइनस आ जाएगा। देखो ऐसे समझ में आएगा कि नहीं? अब देखो 3y बराबर कितना बचेगा? 5 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो y बराबर कितना आएगा? 3 पहले से लिखा है, और ये गुणा वाला 3 कहाँ आएगा? बटे में। जब भी गुणा वाली संख्या हो तो वो कहाँ आती है? बटे में। पूरा डिटेल में समझाया अध्याय 3, यदि नहीं देखा है तो देख लेना। 3/3 कितना आएगा? उत्तर 1। तो y का मान कितना आएगा बताओ? 1। ये देख लो आप, y का मान कितना होगा? 1। तो खाली स्थान में क्या भरोगे बताओ? अरे 1 भरोगे ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया, इसका हल मैं साइड में लगा देता हूँ, यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य घात नहीं है, दो चरों x और y में एक खाली स्थान समीकरण कहलाता है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा समीकरण कहलाएगा। तो सोचो जरा इसको, कि वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है, जहां a और b जो है शून्य नहीं है, मतलब ये एग्जिट करते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो देखो अब इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या है? दो चर है, बिल्कुल दो चर है, और साथ में एक की घात है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे खाली स्थान में बताओ? यहाँ पे खाली स्थान में भर लेना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। समीकरण तो यहाँ पे ही लिखा है, दो चरों वाला बस रैखिक समीकरण लिख देना, कहलाता है। चलिए, तो ये भी हमें समझ में आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या दिया गया है वो भी समझ लेते हैं। देखो, तीसरा दिया गया है एक समीकरण। क्या दिया गया है? समीकरण पढ़ो अच्छे से। समीकरण क्या दिया गया है? अच्छे ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा गया है? 2x प्लस वाई बराबर के। इन्होंने बोला है कि के का मान हमें बताओ, लेकिन x और y के मान इन्होंने दिए हैं। x का मान कितना है? 2। y का मान कितना है? 1। तो रख दो, 2x की जगह पर मान रखो 2, तो x की जगह पर मान रख लो 2, बिल्कुल सरल है। प्लस y लिखा है, y का मान रख लो 1, बराबर कितना होगा? k। 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर k। 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो k बराबर 5 या 5 बराबर k, एक ही बात है। तो k का मान कितना है बताओ? 5 है। तो यहाँ पे कितना भर लेना बताओ? 5 भर लेना। ठीक है, ये हमने रिक्त स्थान भी भर लिए। तो बहुत ही सिंपल थे रिक्त स्थान, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, आपको अच्छे क्लियर देखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर? 5। आगे बढ़ते हैं। अब सत्य और असत्य हमें बताना है कि क्या है। सबसे पहले देखो, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिख लेते हैं, कोई भी हो। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसकी क्या है? एक सीधी रेखा बनेगी,
एक समीकरण की तो एक सीधी रेखा बनती है ना ग्राफ के अंदर। अगर हम इसको ग्राफ में भी देखें तो मान लेते हैं कि ये ग्राफ है और एक सीधी रेखा बनी है, ठीक है। तो अब ये जो रेखा है इसको ध्यान से समझो कि ये जो रेखा है ये इस तरीके से बनी है, तो इसके तो अनंत हल होंगे ना, ये रेखा को आगे पीछे अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ये समझो कि इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ तीर के साइन होते हैं, तो कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। तो अनंत अनेक हल होते हैं, मतलब ये वाला कथन कैसा है बताओ, सत्य है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरा क्या है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर बिंदु होता है, बिल्कुल सही है। अगर मान लो कोई भी रैखिक समीकरण है, तो अगर मान लो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट को यहाँ और यहाँ से मिला दिया, तो एक्स वाई का हमें निर्देशांक मिला मान लो 2 और 3। तो 2 और 3 जब उसमें रखेंगे तो वो समीकरण 0 हो जाएगा। तो ये उसका प्रत्येक बिंदु जो है उसका हल दिखाता है। ये भी सत्य है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल मतलब ये हल निरूपित करने वाली रेखा मतलब ये पर स्थित एक बिंदु होता है, बिल्कुल होता है, बिंदु ही तो है, रेखा पर स्थित वो बिंदु ही तो है। ये भी क्या है, सत्य है। चलिए अब हम तीसरा ले लेते हैं कि समीकरण निकाय 2x-3y बराबर 7 है और 4x-6y बराबर 14 है द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बताओ प्रतिच्छेदी होंगी कि नहीं। तो प्रतिच्छेदी कब होती हैं, प्रतिच्छेदी कब होंगी, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। क्लियर है कि नहीं बताओ, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो देखो चेक कर लेते हैं, इस समीकरण को देख के बताओ इसमें a1 b1 और c1 के मान कितने हैं। इस समीकरण को देख के बताओ इसमें a1 b1 और c1 के मान कितने हैं। तो मैं बता सकता हूँ, देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 7। अभी मैंने शुरू में आपको समझाया है। और a2 कितना है बताओ, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6 और c2 कितना है 14। अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -7 हो जाए, क्योंकि ये मानक रूप में नहीं लिखा है, ये भी मानक रूप में नहीं लिखा है, तो ये आ जाएगा -14। ठीक है, क्योंकि मानक रूप में तब माना जाएगा जब बराबर में 0 हो। तो बराबर में इस तरफ है तो उसको ट्रांसफर करेंगे तब बराबर में 0 आएगा ना, तो वो माइनस का हो जाएगा। चलो उस चीज को खैर अभी छोड़ते हैं। यहाँ देखो a1/a2 कर लो कितना आएगा, a1/a2 कितना आएगा देख लेते हैं, 2/4। इसको सॉल्व करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका तो आंसर आ गया 1/2। b1/b2 निकाल लेते हैं, तो -3/-6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया तो 1/2। तो ये दोनों तो बराबर आ गए, तो कभी प्रतिच्छेद नहीं होंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद की तो होती है शर्त a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। लेकिन यहाँ पे तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, है ना। तो इसको आगे फिर सॉल्व नहीं करना। जब ये बराबर है और यहाँ पे लिखा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये कथन कैसा है, असत्य। समझ में आया, सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है। कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना, यहाँ पे समझ लो अच्छे से, कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना अच्छे से। डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सही जोड़ियां आपको मिलाना है। सही जोड़ियां आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी साइज में बढ़ाना चाहूंगा। ये देखो थोड़ा सा पेज तिरछा हो गया है, अब तो और ज्यादा तिरछा होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख तो रहा है, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे सही जोड़ियां आपको मिलानी है, कौन कौन सी सही है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी सही है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बताओ इसका सही आंसर कौन सा होगा। क्लियर दिख रहा है ना आपको, और जूम कर देते हैं, देखो अब तो क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलिए। तो अद्वितीय हल किसमें होता है, ये है देखो। तो इसका तो फर्स्ट नंबर का ये सही होगा, मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट का आंसर ये रहेगा। चलो दूसरा क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ये देखो ये आखिरी फाटक बंद है, मतलब कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पे ढूंढो कहाँ लिखा है कोई भी हल नहीं है, ये देखो कोई हल नहीं है। दूसरा पहले व्यापक रूप, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो यही है, ये है, ठीक है।
तो ये दूसरा है। रैख एक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तीसरा देखो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन। तो ये तीसरा कोई हल नहीं है, निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तीसरे का तीसरा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं। ए वन एक्स बी वन वाई प्लस ए टू में ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि तीनों फाटक खुले हुए हैं, तो निकाय द्वारा रूप रेखा संपाति। हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से दिया हो। चलिए ठीक है, यही होगा, क्योंकि संपाति रेखाएं उसी में होती है। संपाति मतलब एक रेखा, उसके ऊपर से दूसरी रेखा। और ये वाला ग्राफ यदि आप देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तो फर्स्ट पेज पर है। तो उस ग्राफ में आप देखोगे कि जब अनंत अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत, आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना सारणी का, तो आप उसमें देख सकते हो कि जब ये वाली शर्त हो तो एक ही रेखा होती है, वो संपाती होती है। मतलब संपाती मतलब एक रेखा, उसी पर से दूसरी रेखा, मतलब समान जिसके पथ हो, एक रेखा का जो पथ होगा दूसरी रेखा का भी वही पथ होगा, तो उसे बोलते हैं संपाती। तो ये चौथे नंबर का सही हो जाएगा। पांचवा देखो, एक्स प्लस दो वाई प्लस तीन, एक्स प्लस दो वाई प्लस तीन बराबर 0 में एक्स बराबर 0 हो तो एक्स की जगह पर 0 रखो, दो प्लस दो वाई प्लस तीन बराबर 0 आएगा। तो दो वाई, तीन का इस तरफ पक्षांतर करोगे तो -3 हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आएगा, -3/2। देखो ये है -3/2, तो ये आखिरी वाला होगा पांचवा। ठीक है, तो इस तरीके से सही जोड़ियां हमने कर ली। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है कि सारे ऑब्जेक्टिव तो हमने कर लिए, सारे ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए हैं, और ये है वो तालिका। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से ले लेना है। इसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन ठीक से अच्छे से लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखो, यस, ये वाला करेंगे क्वेश्चन कि तीन बल्लों और छह गेंदों की कीमत इतनी है, तो एक बल्ले और तीन गेंदों की कीमत इतनी है, तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। केवल समीकरणों का निर्माण करना है, तो वो हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एक, ठीक है, और कमेंट में जरूर बता देना कि यस सर समझ में आ गया, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। थैंक यू, और आगे मिलते हैं।